नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्र की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का अपना विषय है सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप या प्रकार। सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप एवं प्रकार। नंबर 1 चेतन और अचेतन नियंत्रण। नंबर 2 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। नंबर 3 सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण। नंबर 4 संगठित असंगठित तथा सहज नियंत्रण। नंबर 5 सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक नियंत्रण। नंबर 6 औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। इन 6 पॉइंटों के अपने अलग अलग रूप से विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1 चेतन और अचेतन नियंत्रण। चेतन और अचेतन नियंत्रण। अमेरिकी समाजशास्त्री कुल्ले एवं एल बर्नर्स ने सामाजिक नियंत्रण के 2 स्वरूपों का उल्लेख किया है। नंबर 1 चेतन और अचेतन का उल्लेख किया है। हम अपने दैनिक जीवन के व्यवहारों का मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 चेतन और अचेतन। कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिनके प्रति हम अधिक सचेत होते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि इनके निभाने में कोई त्रुटि ना हो जाए। उदाहरण के लिए, एक क्लर्क ऑफिस में अपने बॉस की कुर्सी पर नहीं बैठता, किंतु उन्हीं कुर्सियों पर बैठता है जो क्लर्क के लिए हैं। इस प्रकार वह स्थिति को समझकर ही कार्य करता है। दूसरी ओर कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो हमारे व्यक्तित्व, आदर्श, मूल्यों के अंग बन चुके हैं और जिनका हमारे मस्तिष्क में प्रभाव स्थायी हो चुका है। उनका पालन करने के लिए हमें अधिक सोचना नहीं पड़ता, वरन हमें स्वयं ही वैसा ही आचरण करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, वस्त्र पहनते समय हमें जिस वस्त्र को जहाँ धारण करना होता है वहीं पहनते हैं। बनियान को कोट पर धारण नहीं करते। यह सब कुछ अचेत रूप से ही हो सकता है, किंतु वर्षों से एक निश्चित प्रकार का आचरण करने के कारण हम स्वयं ही वैसे करने लगते हैं। नंबर 2 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मानहीन ने सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों का उल्लेख किया है। प्रत्यक्ष नियंत्रण का तात्पर्य ऐसे नियंत्रणों से है जो व्यक्ति पर उसके बहुत समीप पास के व्यक्तियों द्वारा लागू किया जाता है, जैसे माता पिता, मित्रों, गुरुजनों तथा पड़ोसियों द्वारा किए जाने वाला नियंत्रण है। यह नियंत्रण प्रशंसा, आलोचना, सम्मान एवं पुरस्कार के रूप में किया जाता है। इस प्रकार का नियंत्रण का प्रभाव गहरा एवं स्थायी होता है, क्योंकि ये ही व्यक्ति के समाजीकरण के माध्यम होते हैं। व्यक्ति के शेष सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण तथा विभिन्न समूह एवं संस्थाओं द्वारा लागू किए जाने वाला नियंत्रण अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाता है। नंबर 3 सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण। प्रसिद्ध समाजशास्त्री किम्बल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को सकारात्मक और नकारात्मक 2 भागों में बांटा है। सकारात्मक नियंत्रण में व्यक्ति को पुरस्कार देकर सही व्यवहार करने को प्रेरित किया जाता है। उदाहरण के लिए, अच्छे आचरण करने वाले छात्र को, श्रेष्ठ छात्र को, श्रेष्ठ खिलाड़ी को, वीर सिपाही को पुरस्कार, प्रशंसा, धन्यवाद, शाबाशी आदि देना सकारात्मक नियंत्रण है। नकारात्मक नियंत्रण में समाज विरोधी व्यवहार करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। दंड की मात्रा कितनी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने कितना गंभीर अपराध किया है। दंड उपहास, व्यंग, आलोचना, बहिष्कार, जेल, जुर्माना और मृत्युदंड आदि कई प्रकार का हो सकता है। आदि में आधुनिक समाजों में नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण अधिक प्रभावशाली है। नंबर 4 संगठित, असंगठित तथा सहज नियंत्रण। गुडविच मूरे ने सामाजिक नियंत्रण के 3 स्वरूपों का उल्लेख किया है। संगठित, असंगठित एवं सहज नियंत्रण का उल्लेख किया है। संगठित नियंत्रण का अर्थ उस नियंत्रण से है जो छोटी बड़ी एजेंसियां और व्यापक नियमों द्वारा
व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसका विकास नियमित रूप से होता है और इसे स्वेच्छाचारी प्रगति का कहा जा सकता है। इसमें व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। शिक्षण संस्थाएं, परिवार, राज्य, बैंक आदि द्वारा लागू किए गए नियंत्रण इसी श्रेणी में आते हैं। असंगठित नियंत्रण वे हैं सांस्कृतिक प्रतीक एवं नियम आते हैं। दैनिक जीवन में इनका प्रभाव सर्वाधिक होता है। संस्कारों, परंपराओं, जनरीतियों एवं लोकचारों द्वारा किए जाने वाला नियंत्रण इस प्रकार का नियंत्रण है। सहज नियंत्रण का आधार व्यक्तियों के अनुभव, मूल्य, आदर्श, विचार और आवश्यकताएं हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वयं ही कार्य करता है और कुछ व्यवहारों को सीखता है। व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव एवं आवश्यकताओं के लिए कुछ नियंत्रण को स्वीकार करता है। नंबर 5, सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक नियंत्रण। प्रसिद्ध समाजशास्त्री लेपियर ने सामाजिक नियंत्रण को सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक दो भागों में बांटा है। किन्हें बांटा है? सत्तावादी और लोकतांत्रिक दो भागों में बांटा है। लेपियर कहते हैं कि जब कभी कोई प्रशासनिक संस्था अथवा दंड देने वाला व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्पीड़न अथवा शक्ति का प्रयोग करता है, तब इस प्रकार से स्थापित किए गए नियंत्रण को सत्तावादी नियंत्रण कहते हैं। लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्तियों को स्वेच्छा से एक विशेष प्रकार का आचरण करने को प्रेरित किया जाता है, जिसमें व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए आपसी वार्तालाप किया जाता है। सत्तावादी नियंत्रण में धमकी एवं शारीरिक उत्पीड़न का सहारा लिया जाता है, जबकि लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्तियों को पुरस्कार एवं भावात्मक प्रेरणाओं के द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। नंबर 6, औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण को औपचारिक और अनौपचारिक दो भागों में बांटा है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण कौन से होते हैं? औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस नियंत्रण से है जो राज्य सरकार या किन्हीं औपचारिक संस्था द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने हेतु स्पष्ट परिभाषित नियमों के द्वारा लागू किया जाता है। इन नियमों का सदस्य पर बाध्यतामूलक प्रभाव होता है, उसे हम औपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। इन नियमों के पीछे उन्हें पारित करने वाली संस्थाएं या संगठन की शक्ति होती है तथा साथ ही जो व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है उसे दंडित करने की व्यवस्था पाई जाती है। अब अपने बात करेंगे औपचारिक नियंत्रण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1, राज्य सरकार या किसी अन्य औपचारिक संस्था द्वारा लागू। औपचारिक नियंत्रण राज्य सरकार या किसी औपचारिक संस्थाओं के द्वारा लागू किया जाता है। इनके द्वारा सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रण करने के लिए कुछ कानून या नियम बनाए जाते हैं जो सुस्पष्ट या सुपरिभाषित होते हैं। नंबर 2, सोच विचार संचेत प्रयत्नों द्वारा लागू। नंबर 2, सोच विचार संचेत प्रयत्नों द्वारा लागू। औपचारिक नियंत्रण की एक पूर्ण विशेषता यह है कि यह योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। काफ़ी विचार के बाद कानून या नियम बनाए जाते हैं और उन्हें लागू करने और नियमों की व्यवस्था हेतु पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायालय तथा जेल आदि की व्यवस्था होती है। नंबर 3, बाध्यतामूलक प्रभाव। औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी के लिए कानूनों या नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जो इनका उल्लंघन करता है उसे दंडित किया जाता है। नंबर 4, नियम विरुद्ध आचरण करने पर दंड की व्यवस्था। जो व्यक्ति राज्य सरकार या किसी औपचारिक संगठन के नियमों को तोड़ता है, उनके विरुद्ध आचरण करता है, उसके लिए दंड की निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। नंबर 5, औपचारिक संगठन में परिवर्तनशीलता का गुण।
अनौपचारिक नियंत्रण सामान्यतः रूढ़िवादी नहीं होकर परिवर्तनशील होता है। इसमें समय और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होता रहता है। नंबर 6, औपचारिक नियंत्रण व्यवहार के बाहरी पक्षों से संबंधित। इसमें कानूनों या नियमों के अनुसार व्यवहार करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। ऐसी स्थिति में वह कई बार दंड के भय से कानूनों का पालन करता है। परिणाम स्वरूप औपचारिक नियंत्रण अधिकांश व्यवहार या दंड क्रियाओं बाहरी क्रियाओं को भी प्रभावित कर पाता है, व्यक्ति के आंतरिक विचारों या भावनाओं का नहीं। नंबर 7, प्रमुखतः जटिल समस्याओं से संबंधित। आज के आधुनिक औद्योगिक जटिल समाजों में जहां द्वितीय समूह की प्रधानता पाई जाती है, नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों, प्रथा, रूढ़ि, धर्म, नैतिकता द्वारा सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना बहुत कठिन है। इन समाजों में तो नियम, पुलिस अधिकारी, न्यायालय, जेल व्यवस्था आदि के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखा जाता है। जटिल समाजों को व्यवस्थित बनाए रखने हेतु अनौपचारिक नियंत्रण का सहारा लिया जाता है। ऐसे समाजों में औपचारिक नियंत्रण हेतु कानून, राज्य, पुलिस व अदालत, बंदी गृह एवं स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय साधनों का प्रयोग किया जाता है। अब अपने बात करते हैं अनौपचारिक साधन कौन से हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण वे प्रकार हैं जिसमें जन रीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियों, आदर्शों, विश्वासों, धर्म एवं नैतिकता आदि के माध्यम से व्यक्तियों या समूहों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। इन सामाजिक नियमों का पालन समूह कल्याण को ध्यान में रखकर नैतिक कर्तव्यों के रूप में किया जाता है। उसे हम अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1, स्वयं समाज। स्रोत स्वयं समाज। अनौपचारिक नियंत्रण के विभिन्न साधनों या सामाजिक नियमों का विकास सामाजिक अंत्यक्रियाओं के द्वारा अपने आप ही होता है। जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, परंपरा आदि का विकास होता है और इनका स्रोत कोई अनौपचारिक संगठन नहीं होकर समूह या समाज में होता है। नंबर 2, स्वयं विकास। इस प्रकार के नियंत्रण के विभिन्न साधनों का समय के साथ साथ स्वयं ही विकास होता है। इनको जानबूझकर या चेतन प्रयत्नों द्वारा सामान्यतः विकसित नहीं किया जाता। नंबर 3, अलिखित। जन रीतियाँ, प्रथाएं, परंपरा, रूढ़ी आदि राज्य के कानूनों, नियमों के समान लिखित रूप में नहीं पाए जाते। ये तो अलिखित रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। नंबर 4, आंतरिक पक्ष से संबंधित। नंबर 4 क्या? आंतरिक पक्ष से संबंधित। व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह समाज की परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, विश्वासों आदि को अपने व्यक्तित्व का अंग बना ले और उन्हीं के अनुरूप आचरण करना उनकी आदत बन जाए। नंबर 5, समूह कल्याण की भावना की प्रधानता। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण समूह कल्याण की दृढ़ भावना पर टिका जाता है, अर्थात संपूर्ण समूह जनरीतियाँ, प्रथाएं, आदर्शों, रूढ़ियों, नैतिकता आदि को अपने हित या कल्याण की दृष्टि से आवश्यक समझते हैं। समूह कल्याण की इसी बदलती भावना के कारण लोग प्रथाओं एवं परंपराओं को तोड़ते नहीं देखना चाहते। नंबर 6, सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों पर आधारित। सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों पर आधारित। प्रत्येक समाज के अपने कुछ सामाजिक मूल्य एवं आदर्श होते हैं। इनकी रक्षा करना समाज के सदस्यों का परम कर्तव्य समझा जाता है। सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन उन्हीं सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 7, रूढ़िवादिता। अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत पाए जाने वाले सामाजिक नियम, प्रथाएं, रूढ़ी आदि अपनी प्रकृति से ही रूढ़िवादी होती हैं। ये समय की आवश्यकताओं के अनुरूप शीघ्र परिवर्तन नहीं होते। ये माने व्यवहार के विपरीत आचरण किसी भी रूप में स्वीकृत नहीं होते। अनौपचारिक सामाजिक
नियंत्रण के साधनों में जन रीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ी, विश्वास, धर्म, नैतिकता आदि आते हैं। परिवार अनौपचारिक नियंत्रण का एक प्रमुख माध्यम है जो अपने सदस्यों के व्यवहारों को विभिन्न रूपों में नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्लास में विद्यार्थी अपने बात करेंगे सामाजिक नियंत्रण के साधन या अभिकरण कौन कौन से हैं। धन्यवाद।